नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित बारहमासा नामक कविता का दूसरा पद्यांश पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि ये कविता मूल रूप से जैसी जी के प्रसिद्ध काव्य पद्मावत से ली गई है और जिसमें नागमती के विरह का वर्णन है। हम जान चुके हैं कि बारहमासा क्या होता है। बारहमासा एक ऐसा गीत या पद्य होता है जिसमें 12 महीनों की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन किसी विरही या विरहिणी के मुंह से करवाया जाता है। हमारी इस कविता में रतन सेन की पत्नी नागमती, जो एक विरही है क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह करने के लिए चला गया है, इसलिए वह अपने पति के वियोग में व्यथित है। तो वह वर्ष भर के 12 महीनों की प्रकृति का वर्णन करती है, साथ ही उस प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ उसका अपना विरह भी व्यक्त होता है। आज हम बारहमासा के अंतर्गत हम अंतराभाग 2 पाठ्यपुस्तक में जो कविता संकलित है उसका दूसरा पद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। इस पद्यांश में कवि ने पौष महीने की सर्दी का वर्णन किया है तथा उसके अंतर्गत नागमती के विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तो आइए हम पढ़ते हैं पौष महीने का बारहमासा के अंतर्गत चित्रण। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिसि तापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सियो, कंपी कंपी मरो लेही हरि जियो, कंत कहाँ हों लागों हियरे, पंथ अपार सूज नहीं नियरे, सौर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हों निसी बासर विरह कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे ज्यों बिछो हुई पंखी, बिरह सचान भभे तन चाड़ा, जियत खाई मुँहे नहीं छाड़ा, रक्त ढरा मांसू गरा, हाड़ भये सब शंख, धनि सारस होई ररी मुई, आई समेटहु पंख। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम अपने शब्दार्थ देखते हैं। पौष महीने को कहा जाता है और ये सर्दियों का महीना होता है। जाड़ सर्दी, थर थर तन कांपा, तन शरीर कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है। सूरज का अर्थ है सूर्य, सूरज। जड़ाई, इसका अर्थ भी ठंड ले सकते हो। लंक दिसी तापा, लंका की दिशा में तपने के लिए चला जाता है, सेंकने के लिए चलता है। तो लंका दक्षिण दिशा में है, तो सूर्य सर्दी से तंग होकर मानो आग सेंकने के लिए लंका की दिशा चला जाता है, अर्थात दक्षिण की ओर हो जाता है। विरह बाड़ी, और नागमती जो है उसका विरह बढ़ता जाता है। दारुण सियु, दारुण कठोर, सियु शीत ठंड, ये कठोर ठंड, भयंकर ठंड, प्रचंड ठंड नागमती के विरह को बढ़ाती है। कंपी कंपी मरों, कांप कांप कर मर जाऊंगी, लेही हरि जीव, जीव मीन जीवन प्राण, लेही हरि, हरि मीन हरण कर लेगा, प्राण ही ले जाएगा। कंत कहाँ, कंत पति प्रियतम, कहाँ है, हों का अर्थ होता है मैं, लागों लग जाऊं, हियरे मीन हृदय से, मेरा पति ही कहाँ है जो इस ठंड से बचने के लिए मैं उसके हृदय के साथ लग जाऊं। पंथ अपार, वह तो दूर किसी रास्ते में भटक रहा है। सूझ नहीं,
नियरे, नियरे का अर्थ है पास, कहीं आस पास उसका कोई पता नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता है। सौर सुपेती, सर्दियों में ओढ़ने का एक वस्त्र, रजाई कह सकते हो। आवई, हो गई है जूड़ी, ठंडी। जानहु, मान लो। सेज, शैया, बिस्तर। हिमाचल बूढ़ी, हिम के पहाड़ में बूढ़ी का अर्थ होता है डुबो दी गई हो। चकई, निसी बिछुरे दिन मिला। चकई, चकवी नामक एक पक्षी है। निसी, रात को। बिछुरे, बिछुड़ जाती है। दिन मिला, दिन होते ही मिल लेती है। हों, मैं। निसी, रात। बासर, दिन। विरह कोकिला, विरहिणी कोकिला होती है, कोयल की तरह हूँ। रैनी, रात को। अकेली, अकेली होती हूँ। साथ नहीं सखी, सखी भी कोई साथ नहीं होती। कैसे जीऊँ, किस तरह से जी सकती हूँ। बिछोही पंखी, बिछड़े हुए पक्षी की तरह। व्याख्या में हम सारी बातें स्पष्ट कर लेंगे। विरह सचान, सचान बाज पक्षी, यहाँ विरह को ही बाज पक्षी कहा गया है, रूपक अलंकार है बनेगा यहाँ। भंवे तन चांढा, शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रचंड प्रहार कर रहा है, शरीर को अपनी प्रचंडता के कारण डरा रहा है। जियत खाए, जीवित रही तो खा जाएगा। मुँह नहीं छाड़ा, मर गई तो भी नहीं छोड़ेगा। रक्त ढरा, रक्त का अर्थ है खून, ढरा बहना, खून बह रहा है। मांसू गरा, मांस गल चुका है, सड़ चुका है। हाड़ भय सब शंख, हाड़ हड्डियां, भय मिन हो गई हैं, सब शंख, शंख कर लेंगे इसको, सब हड्डियां शंख की तरह हो गई हैं। धनी सारस हुई, धनी का अर्थ है स्त्री, ये नागमती के लिए आया है। नागमती की स्थिति एक सारस पक्षी की तरह हो गई है, जो चीख चीख कर मर गया है, मर रहा है। आई समेटहु पंख, आकर पंखों को समेट लो। तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। लगभग शब्दार्थ करते ही हमें इस पद्यांश का भाव समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम व्याख्या करते हैं। नागमती कहती है कि पौष महीना आ गया है और ज़ोरदार सर्दी पड़ने लगी है, और इस सर्दी में सारा शरीर थर थर काँपने लगता है। तो पौष महीना जो है उसमें खूब सर्दी पड़ती है और सारा शरीर जो है उस सर्दी के मारे थर थर काँपने लगता है। इस सर्दी से बचने का एक उपाय है और वो है सूर्य। लेकिन पौष महीने में सूरज, उसकी रोशनी भी जो है बहुत मध्यम पड़ जाती है, उसकी गर्मी भी बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। कभी कल्पना करता है कि जैसे मान लो पौष महीने की सर्दी से डरकर सूरज लंका की दिशा में सेंकने गया हो, ताप लेने गया हो, गर्मी बटोरने गया हो। लंका की दिशा में सूर्य के जाने का क्या संकेत है? लंका जो है दक्षिण दिशा में है, तो सूर्य जो है दक्षिणायन हो गया है। साल भर में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और दक्षिणायन जब सूर्य होता है तो यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। तो इसी और यहाँ संकेत किया गया है कि सूरज भी इस सर्दी से डरकर लंका की दिशा में
ताप ग्रहण करने चला गया है, आग सेंकने चला गया है। बिरह बाड़ी बा दारुण सियो, और ये प्रचंड ठंड नागमती के विरह को और भी बढ़ा रही है, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को और ज़्यादा बढ़ा रही है। कंपी कंपी मरों ले ही हरि जियो, नागमती कहती है कि इस ठंड से बचाव का कोई उपाय नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कांप कांप कर मर जाऊंगी और ये शीत, ये ठंड मेरे प्राण हर लेगी। कंत कहाँ हों लागों हियरे, मेरी रक्षा करने के लिए मेरे पति भी पास नहीं है। मेरे पति पास होते तो मैं उनके हृदय से लग जाती और इस ठंड से अपने आप को बचा लेती, लेकिन वो तो मेरे पास है नहीं। वो तो दूर कहीं किन्हीं रास्तों में भटक रहे हैं और उनका आसपास कोई अता पता भी नहीं है। सौर सुपेती आवे जूड़ी, सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्र हो सकते हैं, रजाई हो सकती है, लेकिन नागमती को लगता है कि मेरी रजाई हल्की पड़ गई है और बहुत ठंडी हो। मुझे रजाई भी ठंडी लगती है। ऐसे लगता है जैसे मान लो मेरी शैया को कोई बर्फ़ के पहाड़ में डुबो कर लाया हो और मेरे ऊपर उस शैया को, मेरी उस ऊपर उस रजाई को उड़ा दिया गया हो। अर्थात इस सर्दी में बिस्तर जो है, शैया जो है, वो भी बहुत ही ठंडी लगती है। ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ से डुबो कर लाए हों। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, ऐसा नहीं है कि नागमती ही विरहिणी है। संसार में और भी कई विरही और विरहिणियाँ हैं। जैसे चकवा और चकवी कवियों के संसार में विरह के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि चकवा और चकवी रात को एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो वे एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो उसी ओर संकेत है कि चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकवी भी रात को अपने साथी से बिछुड़ जाती है और रात भर विरह में व्यथित रहती है, लेकिन चकवी का विरह दिन होते ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य निकलते ही वह अपने साथी से मिल जाती है। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि निसी बासर विरह को किला, कि दिन हो या रात हो, मैं तो बिजोगिनी कोयल की तरह हो गई हूँ, जो हमेशा जिसका विरह साथ छोड़ता ही नहीं, कभी विरह समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। रहनी अकेली, और इस दुख की स्थिति में, इस वियोग की स्थिति में, विरह में रात भर मुझे अकेले रहना पड़ता है और साथ में कोई सखी तक नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में कैसे जीऊं बिछो ही पंखी, मैं कैसे जी सकती हूँ। और मेरी हालत, मेरी स्थिति अपने साथी से बिछड़े हुए उस पक्षी की तरह हो गई है जो अकेला पड़ गया है और जिसके पीछे बाज पक्षी पड़ा हुआ है, जो उसे किसी भी स्थिति में छोड़ेगा नहीं, जीते जी भी खाएगा, मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ेगा। तो इसी स्थिति में अपने आप को नागमती पाती है। उसे भी लगता है कि मैं अपने साथी से बिछड़े हुए उस पक्षी की तरह हो गई हूँ, जो इतना असहाय है कि जिसके पीछे विरह रूपी बाज पक्षी पूरी तरह से अपना प्रचंड रूप धारण करके पीछे पड़ गया है और उसे डरा रहा है। वह उसे जीते जी भी खा जाएगा और मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। नागमती को लगता है कि ये विरह जो है इतना प्रचंड है कि इससे मेरा बचाव अब संभव ही नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, कल्पना कीजिए एक ऐसे असहाय पक्षी की जिसके पीछे बाज पड़ा है और पक्षी जो है अपने आप को बाज से बचने में असमर्थ पा रहा है और बाज है कि उसे नोच रहा है, उसे खा रहा है और उसके नोचते रहने से
जैसे उस पक्षी में शरीर में रक्त बहता है, मांस सड़ जाता है, हड्डियां सामने निकल आती हैं, जैसे लगता है जैसे हड्डियां नहीं वो शंख हों। ऐसी स्थिति जो है नागमती को अपनी लगती है। उसे लगता है कि मैं भी उस पक्षी की तरह लाचार विवश हो चुकी हूँ जिसके शरीर से निरंतर रक्त बह रहा है, मांस गल गया है, सारी हड्डियां शंख के समान हो गई हैं और नागमती की हालत उस असहाय सारस पक्षी की तरह हो गई है जो अपनी सहायता के लिए बार बार चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी चीख पुकार के भी कोई असर नहीं होता और अंततः वह मर जाता है। नागमती भी कहती है कि मैं भी अपने पति के बारे में उसके मिलन की प्रतीक्षा करते करते विरह के हाथों मारी गई हूँ। वह अपने पति को संदेश देती है कि जीते जी यदि तुम मुझे अपने दर्शन नहीं दे पाए तो कम से कम मरने के बाद आकर पंख तो समेट ही सकते हो, अर्थात मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए तो तुम्हें आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो इतना तो वो इस चीज़ की तो वो अधिकारी है ही। तो ये दोहा जो है इसमें नागमती की मरणासन अवस्था का चित्रण है। प्रिय विद्यार्थियों, विरह में कई दशाएं आती हैं और अंतिम दशा जो है मरण की दशा होती है। इस पद्यांश में नागमती जो है मरणासन हो चुकी है, मृत्यु उसको लगता है कि अब समीप ही है और पतिव्रता होने के नाते अपने पति से मरने के बाद कम से कम अंतिम संस्कार की इच्छा तो वह रखती ही है। तो ये बड़ा ही मार्मिक पद्यांश है। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस पद्यांश में एक तरफ तो पूस मास की भयंकर सर्दी का वर्णन किया गया है, तो दूसरी तरफ नागमती के विरह का चित्रण किया गया है और विरह की ये मरणावस्था तक नागमती जो है वो पहुंच चुकी है। तो ये भाव भी है और एक आप पहला बिंदु जो है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ये है, लिख सकते हो। अब हम अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अलंकारों में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार ढूंढना आसान होता है। आप अनुप्रास अलंकार देखें और वो हम वहाँ लिख सकते हैं। जैसे मेरे सामने ये हैं कंत कहाँ, इससे भी पीछे देख लें हम बिरहवाड़ी। यहाँ बिरहवाड़ी में ब वर्ण आ रहा है दोनों में, कंत कहाँ में क आ रहा है। इसी तरह से नहीं नियरे में न वर्ण की आवृत्ति है। सौर सुपेती में स वर्ण की आवृत्ति आ रही है। और लास्ट में ले लेता हूँ मैं सब संख में भी स वर्ण है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और अलंकार देख लेते हैं। कंपी कंपी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग यहाँ हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोहा है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है। अतिशयोक्ति एक ऐसा अलंकार होता है जहाँ चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णित किया जाता है। नागमती दुखी है, व्यथित है, विरही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आंसुओं की जगह रक्त बहना, मांस गल जाना, हड्डियां शंख की तरह हो जाना, चिल्लाते चिल्लाते मर जाना, ये सब बातें जो हैं ये थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, इसलिए यहाँ आप अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हो। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण अलंकार है विरह सचान। विरह को बाज पक्षी का रूप दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।
कविता छंदबद्ध है, तो छंद कौन से हैं? अंतिम दो पंक्तियां जो हैं इनमें दोहा छंद है और बाकी सारी जो पंक्तियां हमने पढ़ी हैं ये चौपाई छंद में रचित हैं। तो ये दोहा चौपाई छंद है। भाषा, इसकी भाषा जो है ठेठ अवधी है, शुद्ध अवधी, ग्रामीण अवधी के स्तर की अवधी जो है वो इस कविता में है। और फारसी की मसनवी शैली जो है उसका प्रयोग यहाँ हुआ है। काव्य रूढ़ी भी प्रयुक्त हुई है, जैसे चकवी के विरह की बात आई है। चकवा चकवी के विरह का जो वर्णन है इसमें काव्य रूढ़ी का प्रयोग हुआ है। तो ये था हमारा बारामासा के अंतर्गत पौष महीने की सर्दी और उसके अंतर्गत नागमती के विरह का वर्णन। मैं आशा करता हूँ ये पद्यांश आपको समझ आया होगा। और प्रथम पद्यांश को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। यदि आप उसे दोबारा पढ़ना चाहें तो उस लिंक पर जाकर आप उस पद्यांश को भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पद्यांश समझ आया होगा और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।